हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, जो भारत की आवाज़ जो हमने ये सीरीज़ शुरू करी है, उसके अंदर आज स्वप्निल जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल जी ऑलरेडी चाइना में काम कर चुके हैं। ये चाइना को अच्छी तरह से जानते हैं, पूरे सिस्टम को जानते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन्होंने काम किया हो यहाँ पर। सो इनके अंदर था कि मुझे भी भारत के लोगों को बताना है कि कैसे हम अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। जो ये सीरीज़ है कि भारत के लोग भारत को बनाने की आवाज़ उठा रहे हैं अभी, और जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाता भी हूँ। तो स्वप्निल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज अपने आप को यू ऑफर्ड योरसेल्फ टू कम, एंड आई एम प्राउड टू हैव अनदर भारतवासी ऑन आवर शो। Thank you, Sumit ji. Thank you for providing opportunity to me. I am very huge fan of you and मैं आपके सभी वीडियोस को फॉलो करता हूँ, आपके चैनल को। तो आपका कंटेंट देख के अच्छा लगता है कि कोई तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है भारत के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू स्वप्निल जी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, फॉर लाइकिंग। एंड ये जो मूवमेंट हमने शुरू किया है कि लोगों को जगाने का, तो इसमें पार्ट बनने के लिए, और आप खुद आपने बोला है कि आई वांट टू शेयर विद पीपल कि व्हाई एंड हाउ चाइना ने तरक्की करी है, और उसमें से कौन सी चीजें हम सीख कर अपने देश को भी तरक्की के रास्ते पे लेके जा सकते हैं। यही चीज, यही जज्बा मैं लोगों में देखना चाहता था, जो आपने मुझे ऑफर किया। दैट इज व्हाई आई इनवाइटेड यू। सो थैंक यू सो मच। ये जो जज्बा है भारत के लिए, यही चीज तो जगा रही है जो आपके अंदर जगी है। सो थैंक यू। अब सबसे पहला देखिए, आप चाइना में रहे हैं, बहुत सारा आपने काम भी किया है। आपके हिसाब से चाइना की तरक्की का मेन रीजन क्या लगता है आपको? व्हाट इज द रीजन कि इन्होंने इतनी तरक्की कर ली 30 सालों में, जो बाकी दुनिया 200 साल 300 साल लगे, इन्होंने 30 साल में कर लिया और उनको भी पीछे छोड़ गए। सबसे पहले मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। चाइनीज़ लोगों का जो ढंग है काम करने का, उनका जो तरीका है, उसमें सबसे पहले चीज़ आती है उनका पैट्रियोटिज़म, अपने देश के प्रति उनका लगाव, अपने देश को एक ऊंचाई पे लेके जाना। दूसरी चीज़ है उनकी यूनिटी। एक चाइनीज़ लोगों में जो यूनिटी पाई गई है, मतलब टुवर्ड्स द नेशन भी है और एक दूसरे को सपोर्ट करना भी है। दैट इज़ अ ट्रेमेंडस थिंग। और ये जो पैट्रियोटिज़म आता है, ये मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं उनसे बात करता था कई लोगों से, और मुझे एक चीज़ उनमें दिखाई देती थी कि वो कुछ कंसेप्ट फॉलो करते हैं, जैसे कि दाओइज़्म। और ये कंसेप्ट चाइना में कॉमन है। मैं शांग्यू में भी था, मैं ताइजू में भी था, जियांसू प्रोविंस में। तो जब मैंने पूछा कि आप क्या फॉलो करते हैं, आपका कंसेप्ट क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ मैं हिंदू रिलीजन से हूँ, तो उनके पास ऐसा रिलीजन नहीं है, लेकिन उनका एक कंसेप्ट है दाओइज़्म का, जिसमें बोलते हैं कि आपके पास एक ही जन्म है और जो भी आपको बेस्ट करना है वो इसी जन्म में करना है। तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे मतलब छू गई कि ये जो कंसेप्ट है, अगर ये कंसेप्ट हम अपने में इंट्रोड्यूस करें, हमारी जनरेशन में इंट्रोड्यूस करें, तो शायद हम भी अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है इनका जो नेशनलिज्म, वो गवर्नमेंट भी उसे सपोर्ट करती है। कैसे? जब मैं चाइना में था तो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल से आते थे। उन्होंने मतलब मैं इनिशियली देखता था जो एम्प्लॉयज़ है वो मीटिंग को जाते थे, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स 45 मिनट्स की मीटिंग रहती थी। तो उसमें एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि ये मीटिंग को जाते थे, आते थे वहाँ से। मैंने पूछा मेरे सबॉर्डिनेट्स को, और वो चीज़ खुल के बताते थे, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर था। तो आपको पता है चाइना में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के लोग हैं, वहाँ चाइनीज़ उनको बहुत लाइक करते हैं। तो उसने बताया कि हमारे इधर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो हमें बताते हैं कि आपको अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है, अपने देश को ऊपर लेके जाना है, दुनिया में टॉप में लाना है। तो ये कंसेप्ट मतलब बोलते हैं ना, बम्बार्डिंग करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, तो ये चीज़ें वहाँ होती है। और ये सिर्फ कंपनीज में नहीं होती, ये वहाँ के स्कूल्स, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में सब जगह होती है। तो आपको पता है कंटिन्यूस बम्बार्डिंग करने के बाद लोगों का माइंडसेट वो हो जाता है। तो ये जो माइंडसेट क्रिएशन है नेशनलिज्म का, वो गवर्नमेंट ड्रिवन भी है, और कुछ मतलब बहुत सी हद तक ये सक्सेसफुल भी है, अगर आप उनके रिजल्ट्स देखें तो इन लास्ट 30 ईयर्स। देखिए, मैं भी यहाँ पर पिछले 12-13 सालों से रह रहा हूँ। 20 सालों से 25 साल से मैं चाइना में आ रहा हूँ बिजनेस के लिए।
तो मैंने भी चीज़ देखी है जो मेरी कंपनीज़ है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। आपने बोला है कि जो स प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और मेरा तो काम ही है बीइंग अ कंसल्टेंट टू गिव सॉल्यूशंस टू द कंपनीज़। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट है इस चीज़ की और हिंदुस्तान भी उल्टा है। जो कंपनीज़ को उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, है ना, आगे बढ़ाने के लिए जो लोग आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, उसकी सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भी होती है। तो मैं हिंदुस्तान में काम करता हूँ, तो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जितनी हमें यहाँ मिलती है। तो बिल्कुल बात सही कह रहे हो आप। तो स्वप्ना जी जैसे आपने बोला कि यहाँ पर एक यूनिटी है यहाँ पर कंट्री के लिए प्यार है, यहाँ पर एक ताओज़म जो 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 जिस आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं, भी एक ही लाइफ है, इसी में हमने अपना बेस्ट देना है। अगर हम हिंदुइज़्म में देखें, हिंदुइज़्म में भी एक लाइफ की बात तो नहीं करते हम लोग, हम ये बात करते हैं कि हमारी मल्टीपल लाइव्स हैं, जो हम इस लाइफ में काम करेंगे, वो कर्मा हमारा अगली लाइफ में जाएगा। तो थोड़ी-सी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, बट हम जो कॉमन चीज़ वो यही है कि आप अपना बेस्ट इस लाइफ में करिए ताकि आपको उसका फ्रूट नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। तो ये बोलते हैं कि भई आप अपना बेस्ट दीजिए अभी ताकि आपकी लाइफ भी बेटर रहे और आपकी कंट्री भी तरक्की करे, हमने नंबर 1 बनना है। तो ये जुनून जो है, ये ज़रूरी भी है, एक कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। एक स्वप्न जी और बताइए मुझे चीज़, आपने वहाँ पर हुँ। कंपनी में काम किया, क्या आपको वहाँ पे दिखा ये चीज़ कि वहाँ पर भी रिज़र्वेशंस हैं या किसी एक कम्युनिटी को वहाँ पर कोई रिज़र्वेशंस दे दिए या कोई एक्स्ट्रा सहूलत मिलती है, जैसे हिंदुस्तान के अंदर है? नहीं, यही सबसे मतलब हैरत क अंगेज़ चीज़ है वहाँ पे, जो हम कह सकते हैं इट कैन सरप्राइज़ यू। तो चाइना में रिज़र्वेशन सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि जब मैं मेरे कलीग से बात करता था, तब वो ये चीज़ बताते कि हमारे यहाँ यू कैन से वी डोंट हैव दिस रिज़र्वेशन सिस्टम। वो यहाँ रिज़र्वेशन की बजाय जो बोलते हैं मेरिटोलॉजी, जिसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा है, उसको चांस मिलेगा। तो हुँ। परफ़ॉर्मेंस बेसिस पे यहाँ पे इवैल्यूएशन किया जाता है, जिसका परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा उसको उतना यू कैन से आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा उसको। हुँ, 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 हुँ। एंड व्हाट अबाउट आपको कहीं लगा कि किसी को वहाँ पे जैसे यहाँ पर ना रेवड़ी बेचते रहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले अभी कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया वही सेम फ़ॉर्मूला कि ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, वोट्स लेने के लिए या गवर्नमेंट में आने के लिए या जॉब लेने के लिए। ऐसा भी वहाँ पे आपने कुछ देखा कि यहाँ पे कोई फ्रीबीज़ वाला सिस्टम जैसे हिंदुस्तान में है, वहाँ पे भी चलता हो? सबसे पहले लोगों को फ्रीबीज़ क्या है वहाँ पे पता ही नहीं है, क्योंकि लोग मल्टीटास्किंग है चाइना में। ये मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की है जो बताता हूँ। मतलब मैं जिस कंपनी में था मिनो फार्मास्यूटिकल शांघाई में, तो वहाँ पे हमारे इधर एक लेडी थी, जो लैब में क्लीनिंग वगैरह करती थी। जैसे ही शाम को मतलब 5 बजे, साढ़े 5 बजे हमारा ऑफ़िस टाइम खत्म हो जाता था, तो वहाँ से निकलती थी और मैं जहाँ रहता था, जो डॉर्मेट्री बोलते हैं हम, जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहाँ के आस-पास जो बाहर गाड़ियाँ लगती हैं खाना खाने की, वहाँ पे आके गाड़ी भी चलाती थी, मतलब खाने की। जैसे वो हमारे इधर मतलब चाइना में उसको ये बोलते थे चाउ चाउ बिंग, मतलब एक हाँ, चाचा जी। मैदे का पराठा रहता है, उसके ऊपर वो एग डालते हैं, तो उसकी गाड़ी भी लगाती थी। तो इनका मल्टीटास्किंग नेचर है, मतलब जितने ज़्यादा सोर्स है इनकम के वो रखो, रादर दैन कि गवर्नमेंट से पूछो कि हमको रिज़र्वेशन दे, क्योंकि वहाँ ये सिस्टम ही नहीं है रिज़र्वेशन का। मैंने पूछा हुँ, भी था कई लोगों से कि हाँ, रिज़र्वेशन वगैरह, तो पहली तो चीज़ वहाँ कास्ट ही नहीं है, तो उसने जिसको मैंने पूछा, कोई बोले यहाँ हमारे पास कास्ट सिस्टम नहीं है, रिलीजन नहीं है, तो यहाँ रिज़र्वेशन नाम की चीज़ ही नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, देखिए लेकिन एक चीज़ है कोविड में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व भी की, सिंस गवर्नमेंट कभी फ्रीबीज़ देती नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा अच्छा रहता है, लेकिन जब ऐसी कोई वर्स्ट सिचुएशन आती है, जैसे कोविड में लॉकडाउन लगाया था, मैं जहाँ था वहाँ 17 डेज़ का लॉकडाउन था। तो उस टाइम पे मतलब गवर्नमेंट सबको जो बोलते हैं ना हर 2 दिन में बेसिक जो रिक्वायरमेंट है खाने-पीने की, वो सप्लाई करना, वो सब चीज़ें करती थी। मतलब न्यूज़ में भले दिखाया जाए कि सब लॉकडाउन है, लेकिन ये दूसरी साइड जो है मतलब वर्स्ट केस के लिए गवर्नमेंट प्रिपेयर रहती है। तो हुँ, उसके लिए हुँ, पैसा हुँ। तभी रहता है जब आप फ्रीबीज़ ना दें। देखिए, जो फ्री वाला सिस्टम है, पहली बात है कि चाइना में कुछ भी फ्री नहीं है। आपने भी देखा है एग्ज़ैक्टली। वहाँ पर रहकर कि वहाँ पर इवन कि शंघाई में तो कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर वो 10% हायर लेते हैं कि फॉर क्लीन एयर
कि हमने आपको यहाँ पर क्लीन एयर दिया, तो क्लीन एयर का भी टैक्स है, वो आपसे चार्ज करते हैं। तो हवा भी फ्री नहीं है इस कंट्री में और यही रीज़न बिल्कुल। है कि इन्होंने तरक्की किया क्योंकि इन्होंने रेवड़ी की तरह चीज़ों को नहीं बाँटा और कंट्री को एक डायरेक्शन दी कि हमने कंट्री में तरक्की करनी है। जो पैसा ये फ्री में देते हैं, उससे लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, काम नहीं करते, उसके बजाय एग्ज़ैक्टली। और वो वही पैसा ये इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया और लोगों को अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए एक काम किया, साथ में दूसरा काम भी इवनिंग में कोई जैसे दीदी में काम करता है, जो यहाँ पर जैसे हमारे हिंदुस्तान में ओला है या या उबर है, उसमें काम करते हैं या डिलिवरी बॉय का काम करते हैं कि जैसे ज़ोमैटो के उनके साथ गाड़ियाँ डाल ली, कुछ भी किया लेकिन बिल्कुल। मल्टीपल काम करके अपने घर को चलाते हैं। इसी से तरक्की भी आती है। दूसरा आप वहाँ पे जब रहे, आपने जैसे न्यूज़ मीडिया भी आपने सुना होगा कि वहाँ पे न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी है टीवी में भी न्यूज़ सुनते हैं। आपको कभी दिखा कि जैसे हिंदुस्तान में आपको कभी भी पॉज़िटिव न्यूज़ हिंदुस्तान के बारे में नहीं दिखती, हमेशा नेगेटिव न्यूज़ ही उछाली जाती है। क्या चाइना में आपको एक बार भी नेगेटिव न्यूज़ सुनी कभी भी? जहाँ तक मैंने देखा है और जो मैंने कई बार हमारे चाइनीज़ जो कलीग हैं, उनके WeChat मोमेंट्स भी देखा है, हमेशा उनका एक ही चीज़ रहता है, हाउ चाइना इज़ ग्रेट। मतलब शायद अभी ये उनकी गवर्नमेंट है, जो उनके बोलता हूँ ना मैं, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग चलता है कि कुछ भी हो, अपनी कंट्री ग्रेट है। तो ये जो बोलते हैं ना, ये जज़्बा तैयार करना लोगों में, ये वहाँ होता है क्योंकि पहली तो चीज़ आप देखें, आप तो मेरे से ज़्यादा टाइम वहाँ हैं। आपने देखा है एक तो मतलब इन्होंने गूगल बैन किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बैन है, तो बाहर से जो नेगेटिविटी आती है, जैसे इंडिया में आती है, बीबीसी वाले एजेंडा चलाए या कोई भी एजेंडा चलाए, तो वैसा एजेंडा वहाँ कुछ चलता नहीं है। वहाँ चलती है सिर्फ़ गवर्नमेंट की और वहाँ के गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ें की है कि लोगों को अपने देश के प्रति जज़्बा है, अपने देश के प्रति अभिमान। वो हमेशा इवन आप कुछ चीज़ें लेने जाएँगे, जैसे मैं मेरे कलीग को पूछ रहा था, कि वो मुझे फ़ोन लेना है तो कौन-सा लूँ? उसने ये नहीं बोला कि एप्पल लो, उसने बोला हावे जो हुआवे का फ़ोन है, वो बहुत अच्छा है, आप वो लो। मतलब वो मार्केटिंग करते हैं तो अपनी चीज़ की करते हैं। हुँ, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, मतलब वो कभी ये नहीं बोले। इवन मैं एक मॉल में गया था, तो वहाँ मॉल में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें थी, तो मैंने पूछा ये सब चाइनीज़ है? तो उसने बोला ये सब चाइना का है और एक जगह ताइवान से थी कुछ चीज़ें, तो उसने उधर देखा भी नहीं, खाली ऐसा हाथ किया और बोला दैट इज़ फ्रॉम ताइवान। मतलब आप सोच सकते हैं कि उनका अपने कंट्री के प्रति, अपने कंट्री के जो प्रोडक्ट्स है, उसके प्रति कितना सम्मान है। हुँ, 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 हुँ। तो एंड मतलब उनके बिहेवियर में भी दिखता है। हुँ। और सबने जैसे वहाँ पे रहे, आपने देखा कि यहाँ पर मैं भी रहता हूँ कि क्लीनलीनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई है। फिर भारत में हुँ, हमने स्वच्छ भारत का एक अभियान शुरू किया। देखिए, हम एक ऐसे कंट्री से इतनी इतनी ब्यूटीफुल हमारा रिलिजन है, इतनी इतनी हमारी पुरानी सभ्यता है, लेकिन हम अपने कंट्री में उतना ही गंद डाल के रखते हैं। जबकि यहाँ पर कोई सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन इन्हें अपनी कंट्री में क्लीनलीनेस रखी हुई है और हर आदमी उसको कंट्रीब्यूट करता है, उसको सफाई रखने के लिए। इसका रीज़न आप क्या समझते हैं? क्यों ऐसा है डिफरेंस हिंदुस्तान में और चाइना में? हुँ। इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। जैसे आपने अभी एक न्यूज़ सुनी होगी और ये भी देखा होगा कि चाइना खुद के मतलब खुद के जो डिफरेंट-डिफरेंट स्पॉट्स है, टूरिज़्म स्पॉट्स है, उसको प्रमोट करना या हेरिटेज स्पॉट्स को प्रमोट करना, उसमें लगा हुआ है। हुँ, इवन मैं जब था, जब कोविड की फर्स्ट वेव निकल गई, उसके बाद नॉर्मल हुए, उसके बाद हमको एक विलेज में वो लेके गए थे। वो विलेज मतलब उन्होंने अपने पुराने कल्चर को वहाँ मेंटेन किया हुआ था और वहाँ कई जो फॉरेनर्स चाइना में रहते हैं, वो वहाँ आ रहे थे विज़िट करने के लिए। सो moral of the story, they want to maintain their country clean so that other peoples or foreigners will come over there to see how good this country is. और इन फ्यूचर अगर आपको हैरत ना हो, तो ये जो शूटिंग्स वगैरह चलते हैं कई फ़िल्मों के, जैसे इंडियन लोग बाहर जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाओ या सिंगापुर जाओ। अगर आपको इन फ्यूचर चाइना में दिखे तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ सरप्राइज़ होगा। क्योंकि मैंने जैसे कहा ये लोगों की एक आदत है, इनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो एक क्लीनलीनेस मेंटेन करने से एक तो एडवर्टाइज़मेंट होती है, ऊपर से बाहर से लोग आते हैं देखने को कि कंट्री कितनी अच्छी है और आने के बाद उनका जो मार्केटिंग है कि हमारी कंट्री कितनी ग्रेट है। मतलब फॉरेनर्स जब वहाँ आते हैं, कहीं पे भी जाओ, तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि फॉरेनर को लगे कि यार कितनी ग्रेट कंट्री है ये।
हुँ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे यहाँ पर लोगों को अपने कंट्री के साथ प्यार है, तो वो प्यार दिखता भी है कि मुझे ये देखिए जैसे अब अपना घर है, अपने घर को आप कभी गंदा नहीं रखते, तो इन लोगों को भी है ये कंट्री हमारी है, हम इस कंट्री के लोग हैं, हमें इसे गंदा नहीं रखना। दूसरा क्या है, जो अभी जो शी जिनपिंग है, इनके जो प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने एक बार अनाउंस कर दिया कि क्लीन द कंट्री, कि हमने अपनी पूरी कंट्री को क्लीन करना है। कहीं भी झाड़ियाँ हैं, विलेज के अंदर भी झाड़ियाँ काट कर इवन जो पहाड़ हैं, उसमें झाड़ी लगी है, काट कर उसको पूरा सफाई किया जा रहा है कि वी हैव टू मेक द बेस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने अनाउंस किया है और 2 दिन के अंदर सारी कंट्री के लोग इवन कि यूनिवर्सिटी से, स्कूल से भी बच्चे जाकर उन्होंने क्लीनलीनेस ड्राइव करी। 2 दिन में पूरी कंट्री सफाई कर दी इन्होंने। भारत में मोदी जी ने अनाउंस किया स्वच्छ भारत, लेकिन लोग कहते हैं अच्छा मोदी जी ने बोला है, आधी पॉपुलेशन तो इसलिए गंद डालने लग गई क्योंकि मोदी जी का प्रोजेक्ट है। वो अपने इस देश को अपना मानते ही नहीं है। क्या करेंगे आप? अगर मैं आपने जो पॉइंट बोला उसके ऊपर ही बोलूँ, तो इसमें एक ही चीज़ है, जैसे जो भी गवर्नमेंट हो, भले मोदी जी को, हम मोदी जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके टाइम में अभी भारत ने बहुत अच्छी तरक्की की है। हुँ, लेकिन कुछ चीज़ें हमको कंपल्शन करनी पड़ेगी। चाइना में जैसे हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप है, हमको डिक्टेटरशिप तो नहीं है लेकिन कुछ चीज़ कंपल्शन करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा पहले इंडिया में बहुत सारे कैंप चलते थे, जैसे एनएसएस नेशनल सर्विस हुँ, एनएसएस के कैंप चलते थे, कॉलेज के बंदे वहाँ जाते थे। तो उसमें क्या है, ऐसे कैंप्स कंपल्सरी करके उनको एक टारगेट दे कि बाबा ये विलेज क्लीन रखो या ये सिटी क्लीन रखो। ऐसे अगर कैंपेन चलाए और उसका एडवांटेज भी बताया जाए, मतलब न्यू जनरेशन को कि ये करने से हमको ये एडवांटेज होगा, यहाँ लोग आएँगे, यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा। क्योंकि इंडिया में इतने स्पॉट्स है कि अगर सबको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए ना, तो टूरिज़्म की मतलब बाढ़ आ जाएगी, बाढ़। इतने हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इंक्लूडिंग रिलीजियस प्लेस। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के इतने सारे किले हैं, जिनको मेंटेन ही नहीं किया गया। अगर उनको हुँ, मेंटेन किया जाए और हमारी हिस्ट्री बताई जाए, बहुत अच्छे-अच्छे टूरिस्ट स्पॉट है। तो ये सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा कंपल्शन डालना पड़ेगा, थोड़ी लालच दिखानी पड़ेगी। लालच इन द सेंस, अगर आप किसी कॉलेज में या जो यूनिवर्सिटी लेवल पे बोल दे कि आप इतने आवर्स का अगर ये करोगे सोशल वर्क, तो आपको इतने मार्क्स एडिशनल दिए जाएँगे। कुछ तो हुँ, लालच देना पड़ेगा। आप बोलते हैं ना, अभी इंडिया में ऐसी सिचुएशन है कि आप बोलोगे हंटर लेके करूँगा, तो लोग मानेंगे नहीं। लेकिन थोड़ा लालच देंगे ना, आपको 10 मार्क ज़्यादा मिलेंगे, 15 मार्क ज़्यादा मिलेंगे, तो उस केस में वो लोग आ जाएँगे। नए जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं। और एक बार उनको आदत लग गई ना, तो वो आदत जाएगी नहीं, नहीं क्योंकि उसके जाएगी। एडवांटेज भी दिखने लगते हैं। बहुत बढ़िया सजेशन दिया आपने कि स्टूडेंट्स को अगर लगा दिए इस काम पर, तो ये पूरे देश की तरक्की हो जाएगी। तो आपने जब हाँ, स्टूडेंट्स की बात कर ही ली हमने, तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें और हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में आपको कोई फ़र्क लगा? जो आपको लगता है कि इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया आल्सो? मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो चीज़ मैं बताता हूँ। चाइना में पहली तो चीज़, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल हुँ, वहाँ सिर्फ़ वो जो बोलते हैं ना फॉरेन यूनिवर्सिटी है, उनके चलते हैं और उनमें फिर फॉरेनर्स के बच्चे ही जाते हैं हुँ, और वो बहुत महँगे रहते हैं। ऑन द अदर हैंड मैंने जो चाइनीज़ स्कूल देखे, उसमें एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि वो इतने अच्छे मेंटेन हैं कि लोग जो है वहाँ के नेटिव्स, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही डालते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात, मैंने ऐसे ही एक मेरे कलीग को पूछा था कि तुम स्कूल में जाते हो गवर्नमेंट स्कूल में, तुम्हारी एनुअल फी कितनी है? इनिशियली वो लोग बताने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनको लगता है मज़ाक उड़ाएँगे ये। लेकिन लेटर ऑन आई केम टू नो, मतलब उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला हमारी एनुअल फी है 10 आरएमबी। अभी 10 आरएमबी, अभी अगर ₹12 भी पकड़ो, 1 आरएमबी की प्राइस मतलब सालाना ₹120। तो अगर एजुकेशन इतना चीप रहेगा, अप टू 10th वैसे भी वो फ्री है, इवन एट यूनिवर्सिटी हुँ, लेवल भी अगर आपको सर्टेन मार्क्स है तो वो फ्री है, उसके बाद आपको थोड़े पैसे भरने पड़ते हैं। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है अप टू 12th आई थिंक ज़्यादा फीस नहीं है उनकी, हुँ, और गर्ल्स को तो ऑलमोस्ट फ्री ही है। तो जब मैं ये कंपेयर करता हूँ इंडिया में, अभी मेरी बेटी भी स्कूल में जाती है, शी इज़ इन 3rd स्टैंडर्ड, सालाना उसकी फी 50-60 हज़ार रुपए एक प्राइवेट स्कूल में। और गवर्नमेंट स्कूल अब हमारे यहाँ जो है, उनकी सिचुएशन ये नहीं है कि
हम अपने बच्चों को भेज सके, बिकॉज वी नेवर केप्ट आवर गवर्नमेंट स्कूल कॉम्पिटेटिव। हालांकि मैं बिल्कुल। खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मैं जिस स्कूल में था वो राइट शिक्षण संस्था महाराष्ट्र की, वो बहुत अच्छी संस्था थी। उसका भी बाद में सब पॉलिटिशियन ने सत्यानाश कर दिया। मतलब अभी उस स्कूल की जब हालत देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। बीच में हमने हमारे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने पैसे निकाल के कुछ चीजें अभी की है ताकि स्कूल के लिए कुछ किया जाए, लेकिन हमारे इधर ये सिचुएशन है कि प्राइवेट में ज्यादा प्रेफर करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल नहीं। और उसका प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन कॉस्ट बढ़ती है, जिसका इम्पैक्ट हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट पर रहता है। जबकि चाइना में एजुकेशन कॉस्ट ना होने की वजह से वो एक बर्डन नहीं रहता फैमिली पे कि बच्चे पे एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा करना पड़े। हम्म। और स्वप्न जी, एक चीज और अपने आखिरी क्वेश्चन पूछूं आपसे। जैसे हम्म, हमारे हिंदुस्तान में हमेशा हल्ला रहता है कि गवर्नमेंट ने जॉब्स क्रिएट नहीं करे, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम नहीं किया। चाइना के अंदर भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, सोशलिज्म इनका सिस्टम है, लेकिन इन्होंने भी कोई ये नहीं है कि गवर्नमेंट की कंपनीज बनाई हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी हो। जो पुराना सिस्टम था, जो कंपनीज थी गवर्नमेंट ओन्ड, वो चल रही हैं। लेकिन इन्होंने प्राइवेट को भी पूरी अपॉर्चुनिटी दी कि आप फैलाइए, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए। उसके लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने फंड्स देने थे, कुछ भी करना था वो किया है। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान को भी ऐसे काम करने चाहिए जो मोदी जी बोलते रहते हैं, लेकिन अपोजिशन हमारे भारत की उन्हें डाउन करती है कि आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करी? सबसे पहले मैं चाइना में एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं बताता हूँ। लोगों का माइंडसेट ऐसा नहीं है कि उनको गवर्नमेंट जॉब ही मिलनी चाहिए। वो जो हम्म। काम कर सकते हैं अपने एबिलिटी के हिसाब से वो करते हैं। अगर कोई कम पढ़ा लिखा है, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया आपको, हमारी कंपनी में एक जो क्लीनिंग वर्कर थी, जो लेडी, वो उस टाइम पे क्लीनिंग करती थी और शाम को घर जाके दोबारा वो गाड़ी लेके आ जाती थी। उसकी चार्जिंग वाली एक रहती थी, टेम्पो टाइप, वो लेके आ जाती थी, गाड़ी लगाती थी। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ के लोगों का एक चीज देखा है, वो बैठे नहीं रहेंगे एक जगह, हम्म। बिल्कुल बैठे नहीं। वो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में जुगाड़ करना। लेकिन वो किसी के पास जाएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं। और दूसरी चीज है, मतलब उनको अपने गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पे अभी तक मैंने जो देखा, चीजें मिनिमम ऐसे मेंटेन की है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले। फॉर एग्जांपल, हम्म। जहां तक मुझे एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, वहां अगर 10 बिजनेस चलते हैं तो गवर्नमेंट का एक रूल है, जो कम्युनिस्ट माइंडसेट रहता है, वो ये कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने की और कमाने की। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आप भी बिजनेस कर रहे हैं, दोनों चाइना में, तो मुझे ये अलाउ नहीं है कि मैं आपको कुछ मतलब निगेटिव मार्केटिंग करूं आपके बारे में और खुद का बिजनेस बढ़ाऊं। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मुझे पूरा बम्बू लग जाएगा, वहां फाइन लग जाएगा हम्म। हम्म। गवर्नमेंट से। तो ये जो चीज है, उसके चलते क्या है, अगर 10 लोग काम कर रहे हैं ना, तो 200 के बिजनेस चल रहे हैं। मतलब कम ज्यादा ठीक है, कमा लेंगे। तो आप कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक दूसरे की बुराई नहीं करनी। स्वपन जी, ये उनका टेक्निक है। एक कहावत भी है कि अगर चाइनीज क्रैब्स आपने एक बर्तन में डाले हैं, तो आपको ऊपर बर्तन का ढक्कन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रैब्स हैं एक दूसरे को हेल्प करके बाहर निकल जाएंगे। नहीं लेकिन करेंगे। अगर इंडियन क्रैब है, तो आपको ढक्कन बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऊपर निकलेगा तो दो उसको खींच के नीचे ले आएंगे, तो आपको ढक्कन बंद करने की जरूरत नहीं है। तो आपने बिल्कुल वही बात करी है कि यहाँ पर एक दूसरे को डाउन करके अपने बिजनेस को इंक्रीज करने की इनकी मंशा नहीं है। गवर्नमेंट मार देगी उनको। एंड बिल्कुल सही बोला आपने कि ये चीजें हैं यहाँ पर जो मुझे भी अट्रैक्ट करती हैं, ये चीजें चाइना में। और अगर कहीं हिंदुस्तान में ऐसा हो जाए तो हमारी भी तरक्की हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन, जैसे आपने अभी सुना कि चाइनीज जो है उन्होंने इंडियन मीडिया हाउसेस को खरीद लिया, लोग खरीदे हुए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मोदी जी के अगेंस्ट, और यहाँ पर कम्युनल रिफ्ट्स को इंक्रीज करने के लिए वो परसेप्शंस बनाते हैं। आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री है जो इतनी हिम्मत कर सकता हो कि चाइना में लोगों को खरीद ले और वहां पे परसेप्शन सोशल मीडिया पर या टीवी पर कहीं भी बना सकते हो? ऐसा पॉसिबल है कभी भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बिल्कुल गलती नहीं। से किसी को पता चल गया है चाइना में, तो तुरंत गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। यहाँ चाइना के एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, वहाँ के हर एक लोग, यू कैन से दे आर इन्फॉर्मर, दे आर इन्फॉर्मर ऑफ द इन्फॉर्मर्स। गवर्नमेंट। या दे आर यस इन्फॉर्मर यस ऑफ द यस। गवर्नमेंट। तो देखिए स्वप्नो जी,
जो ये चीज़ें हैं ना कि हमारे देश में हमेशा हमें देखा है कि जयचंद हमारे देश में ही से निकलते हैं हमेशा और ये बिकने के लिए तैयार रहते हैं। इसका बेशक हमारा देश टूट जाए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। चाइना में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है और इसीलिए इन्होंने तरक्की करी है। स्वप्ना जी, जी, आपने आज एक बहुत ब्यूटीफुल वे से हमें एक लाइट दी है कि चाइना ने अगर तरक्की करी है तो क्यों करी है? उनके नेशनलिज़्म कितना स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ पर लोगों को यहाँ पर जयचंद जैसे लोग यहाँ पर नहीं बसते। गवर्नमेंट ने अगर अपॉर्च्युनिटीज़ दी हैं, तो लोग जो हैं, वो भी एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके, कुछ भी करके अपने आप को भी राइज़ करवा रहे हैं और अपने देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं कि हमको नंबर 1 बनना है। जिस दिन ये काम हिंदुस्तान में होना शुरू हो जाए और हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो ये रेवड़ियाँ बाँटती रहती है, सिर्फ़ इसलिए कि वोट्स खरीदने के लिए, जब तक ये काम बंद नहीं होगा, हमारा देश भी वो तरक्की उस स्पीड पे नहीं कर पाएगा, जैसे चाइना ने की है। सो थैंक यू स्वप्ना जी, आपने बहुत ब्यूटीफुल वे से एक आईना दिखाया है एंड मैं ये वीडियो आपका, ये भारत की आवाज़ है। ये आप अकेले नहीं बोल रहे, ये पूरा भारत बोल रहा है। ये वीडियोज़ में भारत के जो गवर्नमेंट है, मैं वहाँ तक पहुँचाता हूँ और आपने देखा होगा कि जो हमने ये चीज़ें मुहिम चलाई है, वहाँ से मुझे जवाब भी आते हैं और वहाँ पे सुना भी जा रहा है हमारी वीडियोज़ को और कोट भी करते हैं वो। कई सेक्शंस में यहाँ पे हमारी वीडियोज़ को कोट किया जाता है। तो ये आपकी आवाज़, मैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहुँचाने वाला हूँ और उनके कान जो है ना थोड़े से हिलेंगे इसको देखकर कि जो हमारा एजुकेशन है, एक तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसको बेटर किया जाए, उसकी फीस जो है अगर चाइना में जिसकी रेट हिंदुस्तान के रेट से 12 गुना ज़्यादा है, यहाँ पर ₹10 महीना की फीस है, तो भारत में क्यों नहीं ऐसा? देखते हैं इसका इम्पैक्ट बनेगा, ज़रूर बनेगा क्योंकि अब हमारी आवाज़ सुनी जा रही है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। एक लास्ट सेंटेंस में बताऊंगा, मतलब कोट करूंगा। हमारे यहाँ एक परसेप्शन है, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। मैं आपको मतलब दिस इज अ बिगेस्ट मिथ। हुँ, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, चाइना इज कैपिटलिस्ट। व्हेन इट ये कम्स टू सोशल वेलफेयर, चाइना इज कम्युनिस्ट। जब सोशल स्वप्ना जी वेलफेयर की बात होती है तब वो कम्युनिस्ट है, लेकिन जब उनका बिजनेस करने का तरीका है वो पूरा कैपिटलिस्ट है, और जो उनका आपने बिहेवियर है वो पूरा नेशनलिस्ट है। आपने पूरी वीडियो जो है बहुत ब्यूटीफुल वे से सम अप कर दी। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि इज़ चाइना कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट? आप जाके देख सकते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आपने बोला है एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें मैंने पॉइंट बाय पॉइंट उसमें एक्सप्लेन भी करी थी। बहुत अच्छी समझ रखते हैं हम चाइना के ऊपर और अभी तो आप सिर्फ एक यहाँ पे 2-3 साल शायद रह के गए हैं, तो भी आपको एक ये चीज़ समझ है चाइना के बारे में, इनके कल्चर के बारे में और लोगों को भी समझ आएगा कि जो ये गलत परसेप्शंस इनके दिमाग में पड़ी हुई हैं चाइना के बारे में, कहीं न कहीं लाइट पड़ेगी और ये चीज़ें सीखने वाली जो यहाँ से भई दुनिया में हमेशा बोलता हूँ, चाइना ने दुनिया को कॉपी करके अपनी कंट्री को बढ़ाया। अब हमारा टाइम है, एग्जैक्टली, हम भी चाइना को कॉपी करके अपनी कंट्री को बढ़ा सकते हैं। व्हाई नॉट? जरूर लेट्स जरूर। लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम अदर्स। यस यस। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो एज अ न्यूट्रल पर्सन ऑब्जर्व किया है, जिसमें से मैं हुँ। भी बहुत सारी चीजें सीखा हूँ। नहीं मैं भी देखो आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन मैं कोई कम्युनिस्ट पार्टी का बंदा नहीं हूँ। आई एम अ कॉर्पोरेट गाय मैंने पूरी लाइफ एक सीईओ लेवल पर मैंने काम किया है सारी कंपनीज़ के अंदर। और यहाँ पर जो है जो चीज़ें सीखने वाली होती हैं, हम तो छोटे बच्चे से सीख लेते हैं। कुछ अच्छी चीज़ किसी से सीखने वाली है, वो सीख के हम अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं, तभी हमने लाइफ में अपनी तरक्की भी करी है। जरूर थैंक यू सो मच स्वप्निल जी। आपसे दोबारा से मुलाकात होती रहेगी। लोगों के ऊपर है, अगर तो गवर्नमेंट के कान आपने हिला दिए इस वीडियो से, तो उसके बाद दोबारा से मुलाकात होएगी। जैसे-जैसे डिमांड जरूर आएगी और चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, जिससे लोगों की लाइफ बेटर हो सके, उनका पर्सनल लाइफ बेटर हो सके, प्रोफेशनल लाइफ बेटर हो सके। हम एक-दूसरे को सिखाएँ, ताकि हम अपने आप को भी आगे लेके जाएँ और देश को भी आगे लेके जाएँ। सो जरूर जरूर। थैंक यू फॉर कमिंग। सी यू सून। थैंक यू, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। जय हिंद। जय हिंद।